वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, आपका हाफ ईयरली का सिलेबस जो है वो बोर्ड ने जारी कर दिया है और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। उसके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी दे दी जाएगी और उस सिलेबस में आपके सिविक्स का जो पार्ट है, जो आपके नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान जिसको आप कहते हो, उसका जो पार्ट है उसमें से 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसी पार्ट का तीसरा चैप्टर। देखो बच्चों, हम जो 2 चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर पहला चैप्टर जो था पावर शेयरिंग का और दूसरा चैप्टर था जो फेडरलिज्म का, वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी देखिए और क्वेश्चन आंसर भी उनके साथ सॉल्व करवा दिए गए हैं। अब बचता है तीसरा और चौथा चैप्टर जो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। बहुत कुछ आपके लिए हम लेके आएंगे हाफ ईयरली के रिगार्डिंग, ताकि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। हाफ ईयरली में भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके बहुत बड़ा पोर्शन यानी 40% का जो पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आ रहा है। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए आज हम पढ़ते हैं आपका थर्ड चैप्टर जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्वीट चैप्टर है और बहुत शॉर्ट सा चैप्टर भी है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। लोकतंत्र एवं विविधता। लोकतंत्र और विविधता का क्या नाता है? देखो, सबसे पहली बात तो लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन। और विविधता क्या होती है? देखो, जब हम बात करते हैं किसी एक परिवार की, तो आप सोचो आप एक परिवार में कितने जने हो। फर्ज कीजिए एक परिवार में दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा, आप और आपका एक भाई या एक बहन और है। ठीक है, एक बहन और है, समझ लीजिए। तो हुआ ये कि इस परिवार में कौन है? 2 वृद्ध व्यक्ति, 2 मिडिल एज के व्यक्ति और 2 बच्चे। ठीक है, 6 जने हैं। कोई ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा परिवार है। लेकिन क्या 6 के 6 एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है। उनकी शक्ल एक जैसी है, कई बार उनकी आदतें अलग अलग होती है। शक्लें एक जैसी पूरी तरह से नहीं होती है, एक दूसरे से थोड़ी तो मिलेगी लेकिन पूरी तरह एक जैसी नहीं होती है। कई बार कलर भी चेंज होते हैं, कई बार आदतें अलग होती है, एटीट्यूड अलग होता है, कई बार उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो सोचिए, जब 6 जनों के छोटे से परिवार में सब अलग अलग तरीके के होते हैं, तो एक देश में, एक राज्य में, एक विशिष्ट स्थान पे रहने वाले व्यक्तियों से हम ये कैसे आशा कर सकते हैं कि वो सब एक जैसे होंगे? बिल्कुल अलग अलग होंगे, है ना। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी या लोकतंत्र और विविधता जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। किस तरह से विविधता होती है, किस तरह से उन विविधताओं पर पार पाया जाता है। कई बार वो विविधताएं जो है वो हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध हो जाती है, ओवरलैप कर जाती है। कई बार वो क्रॉस कट हो जाती है, तो क्रॉस कटिंग, ओवरलैप, ये सारी डाइवर्सिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि इन सब के साथ साथ डेमोक्रेसी को यानी लोकतंत्र को कैसे कायम रखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखो, ये विश्व का एक छोटा सा मैप है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैप तो नहीं है लेकिन विश्व का ही लगता है। और ये देखो कितने अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। मैंडरिन यहाँ है, हिंदी यहाँ है, अफ्रीकन यहाँ है, फिर स्पेनिश यहाँ है और रशियन यहाँ है, इंग्लिश यहाँ है। ठीक है ना। तो कोई ओला कहता है, कोई होला कहता है, कोई सालूते कहता है, हम जिसको नमस्ते कहते हैं। ठीक है ना। कोई उसको हेलो कहता है, कोई हाय कहता है, कोई चाउस कहता है, कोई जो है सालूत कहता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, भाषाएं अलग अलग है हमारी। और ये देखिए, इस तरह से देख सकते हैं हम, हर एक चेहरा एक दूसरे से, सिर्फ चेहरा जुदा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरा ही अलग है। देखो, पहनने का, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, उनके एटीट्यूड्स अलग होते हैं, उनके धर्म अलग होते हैं, उनके पूरी जो फिजिकल बनावट होती है वो अलग होती है। और ऐसे ग्रुप्स जो पूरी तरह से अलग अलग होते हैं उनको क्या कहते हैं आप सबको पता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। उनको कहा जाता है नृजातीय समूह। नृजातीय समूह। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? नृजातीय समूह, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप्स।
अब आप शक्ल देखकर या पहनावा देखकर पहचान सकते हो कि ये किस जाति, किस कम्युनिटी या किस से बिलोंग करते हैं। इन जो मोहतरमा है इनकी शक्ल देख के आप पहचान सकते हैं कि राजस्थान के किसी आदिवासी बहुल इलाके से हैं। आप इनकी शक्ल देख के पहचान सकते हैं कि ये कोई सन्यासी हैं, ये जो है वो चाइनीज हैं, या फिर अलग अलग शक्ल से आप उनको बिल्कुल अलग अलग तरीके से पहचान सकते हो। इनको आप देख के पहचान सकते हैं कि ये किसी आदिवासी, अफ्रीकन आदिवासी इलाके से है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो कहलाते हैं नृजातीय समूह या एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स होने के साथ साथ इनकी भाषाएं अलग अलग होती है। देखिए सिर्फ शक्लें नहीं, भाषाएं भी सबकी अलग अलग है। कोई चाओ कहता है, कोई मेहरबा कहता है, कोई हाय कहता है, कोई होला कहेगा, कोई हेलो कहेगा, कोई है जो कहेगा, कोई सलूत कहेगा। तो सबका जो है वो तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। अब आप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी या विविधता किसे कहते हैं। भाषा और क्षेत्र के अलावा लोगों की शारीरिक बनावट, लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, जनजाति आदि के रूप में भी अलग पहचान होती है। सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं होती, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इस पार्ट में, इस अध्याय में हम क्या चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र सामाजिक विभिन्नताओं और असमानताओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये जो विभिन्नताएं होती है, ये जो हमारी सोसाइटी को डाइवर्स करती है, ये जो हमारी कम्युनिटी को डिफरेंशिएट करती है, उसके लिए लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी होती है उसका एटीट्यूड क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इन सामाजिक विभाजनों से लोकतांत्रिक राजनीति कैसे प्रभावित होती है, कैसे जो जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना ही लोकतंत्र प्रभावित रहेगा। Apart from language and region, people have distinct identity in the form of physical appearance, gender, caste, religion, class, tribe, etc. In this chapter, we will discuss how democracy responds to social differences, divisions and inequalities, and how democratic politics is affected by these social division. ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर पढ़ने से पहले या फिर आपको समझाते हैं कि किस तरह डाइवर्सिटी कभी कभी बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। तो ये हम शुरू करते हैं, ठीक है। उसकी हम कहानी पढ़ेंगे, एक मेक्सिको ओलंपिक की एक कहानी पढ़ेंगे। 1968 में 1968 में मेक्सिको शहर में, मेक्सिको देश में जो है, मेक्सिको देश के मेक्सिको शहर में एक ओलंपिक आयोजन किया गया था। जिस तरह हम देखते हैं ना 4 साल बाद ओलंपिक आयोजन होता है, ठीक है, अभी टोक्यो में हुआ था। तो उसी तरह ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और उस ओलंपिक में जिन्होंने 200 मीटर की जो रेस होती है उसमें जिन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे वो अमेरिका के थे। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, एक बार जरा थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझना। अमेरिका में जो गोरे लोग रहते हैं या जो यूरोपियन लोग थे वो अफ्रीका होते हुए अमेरिका पहुंचे थे, हम सबको पता है। तो अफ्रीका होते हुए जब वो अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ साथ कुछ अफ्रीकन्स को ले गए वहां पे अपने गुलाम बना के, ठीक है ना। कुछ अफ्रीकन्स को अपने साथ गुलाम बना के ले गए और वो अफ्रीकन्स वहीं रच बस गए, उनकी पीढ़ियां आती गई। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जो फिजिकल जो बनावट होती है, जो शारीरिक बनावट होती है, वो कहीं ना कहीं जो जनरेशंस होती है, पीढ़ियां होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो ऐसे में उनकी शारीरिक बनावट में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया, ठीक है ना। परिवर्तन नहीं आने से उनको क्या कहा गया, अफ्रीकन अमेरिकन कहा गया, उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा गया। लेकिन वहां भी वही था जो साउथ अफ्रीका में था, गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव था। काले लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे, उनको नीचा समझा जाता था। तो 1968 में जो, अब आप इसको रिलेट कीजिएगा इस कहानी को मेक्सिको के साथ। 1968 में 1968 में मेक्सिको में जो ओलंपिक हुए उसमें 200 मीटर की रेस थी। उस 200 मीटर की रेस में हमें पता है कि 3 मेडल मिलते हैं, एक गोल्ड, एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर, ठीक है। तो जो गोल्ड और एक गोल्ड, फिर सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो गोल्ड और ब्रॉन्ज पदक जो जीतने वाले थे वो अमेरिका के थे, लेकिन वो अमेरिकी अफ्रीकन थे, ठीक है ना। वो उन्हीं काले लोगों के वंशजों में से थे जो अमेरिकन अफ्रीकन कहलाए। और जो सिल्वर मेडल जीता था वो ऑस्ट्रेलिया के पीटर नॉर्मन थे, ठीक है ना। यहां तक कहानी आपको समझ में आई। अब हुआ क्या था वहां पे, 1968 के ओलंपिक में 200 मीटर की दौड़ मेक्सिको के शहर में आयोजित की गई।
उसके बाद एक पदक समारोह हुआ जिसको हम मेडल सेरेमनी कहते हैं। 200 मीटर्स रेस इन 1962 ओलंपिक्स वाज हेल्ड एट मेक्सिको सिटी। आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अ मेडल सेरेमनी। अब हुआ क्या पदक समारोह में? पदक समारोह के दौरान दो आदमी मुट्ठियों को जकड़े हुए थे, मतलब मुट्ठियां कसी हुई थी और सिर झुकाए हुए थे। वो कौन थे? वो थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ कौन थे? वो अफ्रीकी अमेरिकन थे जिनको गोल्ड मेडल मिला था, और जॉन कार्लोस जो थे वो अफ्रीकी अमेरिकी थी वो भी, लेकिन उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ड्यूरिंग द मेडल सेरेमनी, two men were standing with clenched fists, upraised and head bowed. They were African American athletes named Tommy Smith and John Carlos. टॉमी और जॉन ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। टॉमी ने गोल्ड मेडल जीता था और जॉन ने कांस्य पदक जीता था। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? बिना जूते काले मोजे पहने, मतलब वहां जूते पहन के नहीं खड़े हुए, सिर्फ काले मोजे पहन के खड़े हुए। क्यों? ताकि जो अफ्रीकी लोग हैं या उनके अपने लोग हैं उनकी गरीबी को पेश किया जा सके। Tommy and John won gold and bronze medal respectively. They received their medals wearing black socks and no shoes to present black poverty. ठीक है ना, उन्होंने उन लोगों की गरीबी, ये देखिए पिक्चर देखोगे ना आप समझ जाओगे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जॉन स्मिथ, सॉरी, ये देखिए टॉमी और जॉन, ठीक है ना, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ। जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ, टॉमी ने गोल्ड मेडल जीता, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी मुट्ठियां बंद की और ऊपर हाथ कर लिया, ठीक है ना। ये किस चीज का परिचय था? ये सिंबलाइज करता था कि अफ्रीकीज में भी, जो अफ्रीकी अमेरिकन है उनमें भी ताकत है, ठीक है ना। तो उन्होंने इस तरह अपने हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर नीचे कर लिया, उन्होंने अपना सिर झुका लिया, ये बताने के लिए कि इन पर अत्याचार किया जा रहा है। और अपने पैरों में शूज नहीं पहने। देखिए नॉर्मन ने तो शूज पहने, लेकिन टॉमी ने और जॉन ने शूज नहीं पहने। उन्होंने शूज नहीं पहने, सिर्फ ब्लैक सॉक्स पहने, काले मोजे पहने, ताकि उनकी गरीबी को दिखा सके, ठीक है ना। और इनका साथ दिया था नॉर्मन ने। कैसे दिया? नॉर्मन ने क्या किया? अपने जो ड्रेस पहनी हुई थी उस ड्रेस के ऊपर मानवाधिकार का बैज लगाया। मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, उसका बैज लगा लिया। यानी इन तीनों ने किसी न किसी तरह जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा तरीका है आवाज उठाने का? बच्चों, उस टाइम इंटरनेट नहीं था, इतनी ज्यादा टीवी का यूज नहीं होता था, इंटरनेशनली बातें इतनी ज्यादा नहीं पहुंचती थी। तो ऐसे में उनको ये जो प्रतियोगिता थी, ये जो आयोजन था, ये बहुत बड़ा लगा। उनको लगा कि यहाँ अगर हम कुछ प्रस्तुत करेंगे तो उसका संदेश पूरी दुनिया तक जाएगा, ठीक है। और ऐसा हुआ भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे बनते हैं इसमें से, और बड़ा भी बनता है, पूरा पूछा जा सकता है और छोटा भी पूछा जा सकता है कि ये बंद मुट्ठी किसका प्रतीक है? बंद मुट्ठी अफ्रीकियों की ताकत का प्रतीक है। झुके हुए सिर किसका प्रतीक है? झुके हुए सिर अफ्रीकियों पर हो रहे अत्याचार का प्रतीक है। जूते ना पहनकर सिर्फ काले मोजे पहनना किसका प्रतीक है? ये अफ्रीकियों की गरीबी का प्रतीक है, ठीक है ना। पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलियाई थे, उन्होंने उनका साथ कैसे दिया? पीटर नॉर्मन ने अपने सीने पर मानवाधिकार का बैज लगाया था, ठीक है ना। देखो चार कितने बढ़िया से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पीटर नॉर्मन ने उनका साथ कैसे दिया? पीटर नॉर्मन ने अपने सीने पर मानवाधिकार या जिसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं उसका बैज लगाया था, ह्यूमन राइट्स का बैज लगाया था, ठीक है। और उस बैज के माध्यम से ये दर्शाया कि भाई मैं आपके साथ हूं, आपकी तरह हरकत तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ हूं, ठीक है ना। तो इस तरह उन्होंने विरोध जताया था। अब देखो यही चीजें बताई है उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। They tried to draw international attention towards racial discrimination in the United States of America. रजत पदक विजेता श्वेत ऑस्ट्रेलियाई एथलीट पीटर नॉर्मन ने दो अमेरिकियों को अपना समर्थन दिखाने के लिए समारोह के दौरान अपनी शर्ट पर मानवाधिकार बैज पहना था। The silver medalist white Australian athlete Peter Norman wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans, ठीक है ना।
लेकिन इसका बहुत उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। क्या खामियाजा भुगतना पड़ा उनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ दोनों को एक राजनीतिक बयान देकर ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। देखो, हर एक चीज के बारे में सोचना होता है। ओलंपिक कमेटी जो थी, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने अपने देश की जो राजनीतिक समस्या है उसको खेल भावना में शामिल किया है, तो ये चीज गलत है। खेलों में इस तरह की चीजें शामिल नहीं की जानी चाहिए। और उनके पदक, जो उनके मेडल दिए गए थे, वो वापस ले लिए गए और उन्हें बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा था। द इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन हेल्ड Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by giving a political statement. Their medals were taken back and they faced a lot of criticism. अब उन दोनों को ही नुकसान नहीं हुआ इस चीज का, पीटर नॉर्मन को भी बहुत नुकसान हुआ। पीटर नॉर्मन को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें भी अगले ओलंपिक के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्यान अपना आकर्षित करने में सफल रहे। सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी ने इन सबको सम्मानित किया, क्योंकि कार्लोस और जॉन जो है, स्मिथ जो है, वो वहीं पढ़े हुए थे सेंट जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी में। और विश्वविद्यालय परिसर में उन दोनों की प्रतिमा भी स्थापित की गई, उनके स्टैच्यू आज तक लगाए गए हैं। Peter Norman also suffered as he was not included in the Australian team for the next Olympics, but they succeeded in gaining international attention for the civil rights movement. St. George State University honored them and installed their statue in the university campus. अब एक शब्द आया है जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और वो है सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार क्रांति या नागरिक अधिकार आंदोलन। क्या होता है नागरिक अधिकार आंदोलन, वो हम इस चैप्टर में और पढ़ेंगे। अब क्या है नागरिक अधिकार आंदोलन? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में 1954 से लेके 1968 के नागरिक अधिकारों के आंदोलन से पहले अफ्रीकी अमेरिकियों और उनके समान विचारधारा वाले सहयोगियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में वैध नस्लीय भेदभाव, मताधिकार और नस्लीय अलगाव को समाप्त करने के लिए 1 दशक लंबा अभियान चलाया गया था। ये बहुत उस दिन ही उनके दिमाग में नहीं आया था, ये बहुत लंबे टाइम से ये अभियान चल रहा था। The 1954-1968 civil rights movement in the United States was practiced or preceded by a decade-long campaign by African Americans and their like-minded allies to end legalized racial discrimination। देखो कितनी बुरी बात है, legalized racial discrimination। legalized का मतलब क्या हो गया? मतलब ये जो भेदभाव किया जा रहा है इसको कानूनी रूप दिया गया। मतलब कानून में ये कहा गया था कि जो गोरे लोग हैं वो बड़े होंगे, जो काले लोग हैं उनकी स्थिति समाज में कमतर होगी। तो कितनी बुरी चीज है। इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन किया गया और इसीलिए इसको नागरिक अधिकार कानून कहते हैं। भाई जब आप एक जगह के नागरिक हो तो बराबर ही हो। क्या आप नागरिक के अंदर भेदभाव कर सकते हो? आप जब क्लास में बैठते हो तो क्या टीचर ऐसे कर सकते हैं कि भाई किसी को ज्यादा पढ़ाए किसी को कम पढ़ाए? नहीं ना। तो जब आप किसी एक देश के नागरिक होते हो तो आपको बराबर अधिकार मिलते हैं नागरिक होने के नाते। ऐसे में वहां लीगलाइज्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया, मतलब इस जातीय भेदभाव को, इस प्रजातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया गया, इसको बिल्कुल वैध बना दिया गया, कानून में लिख दिया गया कि भाई जो काले लोग हैं उन पर गोरे लोग अत्याचार कर सकते हैं। differentiation and racial segregation in the United States। तो इसको किसने चलाया था? इनको चलाने वाले थे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1 दशक तक लड़ाई लड़ी, किसके लिए? काले लोगों के अधिकारों के लिए। या ऐसा कह सकते हैं इन्होंने काले लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने लड़ी नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम ये नहीं कहते कि आप हमें बड़े बना दो, इन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर कोई इस देश के नागरिक हैं तो उनको एक बराबर कानून का संरक्षण भी मिले, अधिकार भी मिले, एक बराबर सबको हक मिले। तो इसको इसीलिए कहा जाता है नागरिक अधिकार आंदोलन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं उन्होंने ये सारा संचालित किया था।
ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे मोटा मोटी तौर पर कि इस चैप्टर में दिया क्या है। इस चैप्टर में दिया हुआ ये है कि किस तरह से अगर एक समाज दूसरे समाज के, उसी समाज के किसी एक हिस्से पर अत्याचार करता है, उसको कम समझता है या उसके साथ कुछ गलत होता है, तो जरूर ही उस समाज में विरोध की स्थिति आ जाती है। वो आपस में टकराते जरूर हैं और इससे समाज में टकराव और अस्थिरता पैदा हो जाती है, और ये चीजें समाज के लिए भी सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं असमानताएं, समानताएं और बंटवारा कैसे हुआ इनके बीच में, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज एंड डिविजन्स। अब ये एथलीट क्या कर रहे थे, सामाजिक विभाजन और सामाजिक असमानताओं का जवाब दे रहे थे। हालांकि ये उन समाजों में भी होता है जिसमें नस्लीय विभाजन नहीं होते, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका। अब वहां नस्ल के आधार पर विभाजन थोड़ी है, श्रीलंका में सब एक जैसे लोग रहते हैं, लेकिन वो कहां किसके आधार पर है, कल्चर और भाषा के आधार पर। बेल्जियम में भी क्या हुआ था, हमने देखा था बेल्जियम में भी भाषा के आधार पर, फर्स्ट चैप्टर याद आ रहा है ना। These athletes were representing or responding to social divisions and social inequalities. However, this happens even in societies which do not have racial divisions like in Belgium and Sri Lanka. क्या हुआ था, श्रीलंका के मामले में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो श्रीलंका में कोई नस्लवादी तो चीज है नहीं, नस्ल तो होती है वो जो पीढ़ियों के बाद बने, ठीक है ना, जिनकी पीढ़ियां ही एक जैसी हो। अब हम सब समझते हैं कि जो अफ्रीकी अमेरिकन है उनकी पीढ़ियां वैसी ही होती है, ठीक है, और जो गोरे लोग हैं उनकी पीढ़ियां वैसी होती है, तो ऐसे में ये नस्लवाद कहलाता है, रेसिज्म कहलाता है। In the case of Belgium, people who lived in different regions speak different languages. उनकी नस्लें अलग नहीं है, उनकी लैंग्वेज अलग है सिर्फ। और श्रीलंका के मामले में भाषाई और धार्मिक मतभेद हैं। In case of श्रीलंका, linguistic as well as religious differences are there. ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के अंतर हो सकते हैं। भारत में देखें तो भारत में भाषा का अंतर भी है, भारत में नस्लों का अंतर भी है, फिजिकल आप बनावट देखिए तो अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाओगे तो वहां के लोगों की जो शारीरिक बनावट है वो अलग होगी, राजस्थान में हम लोगों की बनावट अलग होती है, आप पूर्वांचल में चले जाइए वहां अलग तरह के बनावट के लोग रहते हैं, साउथ के लोगों का कलर, साउथ के लोगों की शारीरिक बनावट या उनकी सब कुछ अलग होता है, कल्चर अलग होता है, हमारे यहाँ ट्रेडिशंस अलग होते हैं, रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, अनुष्ठान अलग किए जाते हैं, भाषाएं अलग होती है। तो ऐसे में भारत जैसे बहु जो संस्कृति वाले देश हैं या जो बहु प्रजातीय देश है वहां तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना। ये देखिए, ये है विश्व का ऐसा सिनेरियो, कितने तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में। क्या आप बिना इस डाइवर्सिटी के, बिना इस विविधता के, देखो बहुत फर्क होता है डिफरेंस और डाइवर्सिटी में। डिफरेंस तो मतलब अंतर करना, हम कह रहे हैं कि तुम इससे इस तरह अलग हो, लेकिन डाइवर्सिटी या विविधता का मतलब क्या होता है, उस अंतर को समेटते हुए एकता स्थापित करना, ठीक है ना। तो इस तरह कितना अंतर है पूरे विश्व में। अब ये ओरिजिन कहां से होती है, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक असमानताओं की उत्पत्ति होती कहां से है, कहां से अलग अलग तरह की लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। हम एक समुदाय के हैं क्योंकि हम इसमें पैदा हुए हैं, हमारे आसपास के लोगों में अलग अलग भौतिक गुण या शारीरिक गुण होते हैं। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस, कुछ अंतर जो है वो हमारी पसंद पे आधारित होते हैं। पसंद का मतलब क्या होता है, देखो अंतर जो होते हैं वो अंतर कितने तरह के होते हैं, हम मान सकते हैं कि ये अंतर 3 तरह के होते हैं। कैसे कैसे 3 तरह के होते हैं, देखिए सबसे पहला अंतर जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं वो है हमारी पसंद का, ठीक है। दूसरा अंतर जो पैदा होता है वो है जन्म के आधार पर, और तीसरा अंतर जो होता है वो है समाज के आधार पर। अब पसंद का मतलब क्या हुआ, देखिए पसंद का मतलब हुआ कि मैं कुछ करना चाहूं, मैं आप भाई बहन हो, मान लीजिए 4 भाई बहन है, अब उन 4 भाई बहनों में से किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, किसी को खेल कूद अच्छी लगती है। तो जो मान लीजिए एक भाई बहुत पढ़ गया,
ठीक है ना, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली उसने और बहुत अच्छी सी नौकरी लग गया, और दूसरा भाई उसको पढ़ाई करना पसंद नहीं था तो वो खेती करने लग गया। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आगे जाकर उनके बीच में एक क्लास डिफरेंस आ जाता है। एक भाई तो बहुत पैसे वाला हो जाता है और दूसरा इतना नहीं हो पाता, हो सकता है मध्यम वर्ग में ही रह जाए, हो सकता है गरीब ही रह जाए, ठीक है ना। तो ऐसे में या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा पैसे वाला बन जाए, बिजनेसमैन बन के। तो ऐसे में ये डिफरेंसेस आ जाते हैं और ये अपनी चॉइस के डिफरेंसेस होते हैं। दूसरे डिफरेंसेस होते हैं अपने जन्म के डिफरेंसेस। अब उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जन्म से मुझे जो रंग मिला है वही मिलेगा, जो शक्ल मिली है वही मिलेगी, जो मुझे आइडेंटिटी मेरी फिजिकल के आधार पर मिली है वही मिलेगी, वही रहेगी, उसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते। तीसरा जो हमारा अंतर होता है वो है समाजों के आधार पर। समाजों के आधार पर अंतर कैसे होता है? अब मैं जिस समाज में रहती हूँ, जिस तरह की भाषा बोलती हूँ, हो सकता है पढ़ लिख कर उसमें थोड़ा सा सुधार कर लूं, लेकिन बेसिक्स तो मेरे वही रहेंगे, है ना, ठीक है ना, उसका आधार तो कभी नहीं बदलेगा। या फिर जो मेरे रीति रिवाज है या जो मेरे मान्यताएं हैं वो भी नहीं बदलेगी। तो ऐसे में ये सामाजिक अंतर भी आ जाता है। तो ये जो अंतर होते हैं ये अलग अलग कम्युनिटीज को पैदा करते हैं। हम एक समुदाय के हैं क्योंकि हम इसमें पैदा हुए और हमारे आसपास के लोगों में अलग अलग भौतिक गुण होते हैं। एवरी सोसाइटी बिलोंग टू ए कम्युनिटी एज वी आर बोर्न इन इट एंड द पीपल अराउंड अस हैव डिफरेंट फिजिकल क्वालिटीज। हर सामाजिक वर्ग सामाजिक विभाजन की ओर नहीं ले जाता। अब हम समाज में रहते हैं जहां हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए उनको किसी को समाज से बाहर निकाल देते हैं? भाषाएं भी अलग अलग बोलते हैं, ठीक है ना। सामाजिक मतभेद समान लोगों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं, लेकिन वो बहुत अलग लोगों को भी एकजुट करते हैं। All does not lead to social division. Social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people. उदाहरण के लिए कार्लोस और स्मिथ के शब्द एक तरह से समान हैं क्योंकि दोनों अफ्रीकी अमेरिकी हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मन से अलग हैं दोनों के दोनों। क्यों अलग हैं? क्योंकि नॉर्मन व्हाइट है और कार्लोस और स्मिथ क्या है, वो काले लोग थे, ठीक है। लेकिन समानता क्या थी कि वो सभी एथलीट थे जो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ खड़े हो गए। तो यानी उनमें जितनी असमानताएं थी उतनी समानता भी है। इस हम सभी की अलग अलग संदर्भों में एक से अधिक पहचान हो सकती है, जैसे धर्म, जाति, धन, गरीबी, इन सब से। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कार्लोस एंड स्मिथ were similar in one way as both were African Americans but different from Norman who was white. But the similarity was that they were all athletes who stood up against social discrimination. We all have more than one identity in different contexts such as religion, caste, wealth, poverty, etc. सीधी सीधी समझने की बात यह है कि ये हो सकता है, देखो कई बार कई चीजें एक जैसी होती है। चलिए मान लीजिए कि सब एक ही जाति के लोग हैं, ठीक है ना, सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या सभी ब्राह्मण एक ही क्लास के हैं? ठीक है ना। अब उन ब्राह्मणों में कोई तो बहुत पैसे वाला है, कोई गरीब है, तो ब्राह्मण होना उनको कहाँ ले आता है? उनको एक कर देता है। लेकिन अमीर गरीब होना उनको फिर से अलग कर देता है। अब वो जो गरीब है वो अपने पास रहने वाले, कई बार जो गरीब दूसरी जाति का लोग है उसके साथ भी मिलके रहते हैं, तो उनके एक करने का क्या है? उनको एक करने का जो सूत्र है वो है उनकी गरीबी। तो ऐसे में ये जो डिविजन है ये हमें डिवाइड नहीं करते। इन डिवीजन को कंसीडर करना, इन डिविजन को ज्यादा मानना, इन डिविजन को बहुत महत्व देना, वो हमें डिवाइड करता है। देखिए क्या इन बच्चों में ऐसा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? नहीं, वो तो सिर्फ खेलने का ध्यान रखेंगे, वो एक दूसरे को देखकर सिर्फ खुश होंगे। लेकिन हम ऐसे बच्चों वाली सिचुएशंस हम पैदा क्यों नहीं करते अपने बीच में? अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस, जिनको हिंदी में कहते हैं अतिव्यापी मतभेद। देखो ये शब्द थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझने में। दो चीजें हैं, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, ठीक है ना। अतिव्यापी मतभेद और अंतरव्यापी मतभेद, ठीक है ना। अतिव्यापी, अंतरव्यापी। अतिव्यापी का मतलब होता है एक डिफरेंस तो होता ही है, उसके ऊपर दूसरा डिफरेंस आ जाता है। एक तो अंतर होता ही है, उसके ऊपर दूसरा अंतर आ जाता है और वो अंतर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगता है, ठीक है, और वो समाज को विभाजित कर देता है।
अंतर्व्यापी का मतलब क्या होता है? अंतर्व्यापी का मतलब है समाज में अलग अलग हैं लोग, लेकिन वो सिर्फ एक चीज की वजह से बंधे हुए हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि ब्राह्मण्स हैं बट वो अमीर और गरीब है, तो यानी कि उनमें ब्राह्मण्स होने के बावजूद एक जो ओवरलैप कर गया। ओवरलैप का मतलब क्या था? ओवरलैप का मतलब उसके ऊपर आ जाना, अति व्याप्त, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसको अडॉप्ट कर लेना। तो वो ओवरलैप क्या कर गया? गरीब और अमीर होना उनको ओवरलैप कर गया, ठीक है। लेकिन वही बहुत सारे जाति का डिफरेंस है, धर्म का डिफरेंस है, बोली का डिफरेंस है, पर वो सब गरीब हैं तो वो अपने आप को एक समझने लग जाते हैं। तो ये फर्क होता है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस में, अतिव्यापी मतभेदों में और अंतर्व्यापी मतभेदों में। अतिव्यापी मतभेद एक होते हुए भी, अगर एक ही है फिर भी वो सबको अलग अलग कर देता है, लेकिन अंतर्व्यापी मतभेद कई सारे होते हुए भी सबको एक बांध के रखते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग फीलिंग्स है, अलग धारणाएं हैं, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस और क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। अतिव्यापी अंतर या एक से अधिक अंतरों का मिश्रण है जो एक मुख्य अंतर के कारण होता है। इस प्रकार की स्थितियां सामाजिक विभाजन उत्पन्न करती है, इससे समाज ज्यादा बढ़ता है। जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को लगने लगता है कि वो विभिन्न समुदायों से संबंधित है, उनको ये नहीं लगेगा कि हमारी जाति एक ही है, उनको क्या लगेगा? उनको ये लगेगा कि नहीं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। Overlapping differences is the mixture of one or more differences caused by one main difference. Situations of this kind produce social divisions. When one kind of social difference become more important than the other and people start feeling that they belong to different community. और इसमें होता क्या है? सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर अन्य मतभेदों के साथ ओवरलैप हो जाते हैं, उनके ऊपर व्याप्त हो जाते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों और गोरों के बीच, अब उनके बीच अंतर तो एक ही है कि वो काले हैं, वो गोरे हैं, सब एक जैसा काम करते हैं, एक जैसी जगह पे रहते हैं, उनके धर्म का भी कोई ज्यादा लफड़ा होता नहीं है, हमारी तरह जातियों का भी होता नहीं। तो यानी सिर्फ एक डिफरेंस उनको बिल्कुल अलग बना देता है, ठीक है ना। भारत में भी दलित जो गरीब और भूमिहीन है वो खुलेआम भेदभाव और अन्याय का सामना करते हैं। अब बिना जाति के, ये कोई कंसीडर नहीं करेगा कि उनकी जाति क्या है, ये कोई कंसीडर नहीं करेगा, सब उनको गरीब और दलित होने की वजह से क्या करते हैं? सामाजिक विभाजन की स्थिति में लेके आ जाते हैं। सोशल डिविजन्स टेक प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप्स विद अदर डिफरेंसेस such as the difference between the black and the whites in the United States of America. In India, Dalits who are poor and landless face open discrimination and injustice does create social division. अब देखो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है नीदरलैंड और आयरलैंड का, ठीक है ना। नीदरलैंड और आयरलैंड का, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में जनसंख्या मुख्य रूप से ईसाई है, दोनों में एक जैसी है जनसंख्या, दोनों का धर्म एक ही है, ईसाई है। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में विभाजित है। नीदरलैंड में भी ऐसा ही है, नीदरलैंड में भी, और पूरी दुनिया में ऐसा है कि जहां भी क्रिश्चियंस रहते हैं, जहां भी ईसाई रहते हैं, वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में बटे हुए हैं। और वहां पर है क्या? कैथोलिक गरीब है और उनमें बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन नीदरलैंड में परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। अब इस एग्जाम्पल को समझना, आपको ओवरलैप और क्रॉस कटिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन नीदरलैंड आयरलैंड द Netherlands and the population are predominantly Christian but divided between Catholics and Protestants. In Netherlands, Ireland, Catholics are poor and have suffered. In Northern Ireland, Catholics are poor and have suffered a lot of discrimination. In the Netherlands, they are equally poor and rich. अब देखो, एक चीज उनका अमीर गरीब होना उनके ऊपर ओवरलैप कर गई, चाहे वो दोनों ही क्रिश्चियन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होता है, नॉर्दर्न आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड में तो जो कैथोलिक है उन पर बहुत अत्याचार होता है, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। लेकिन नीदरलैंड में स्थितियां विपरीत है, वहां दोनों गरीब और अमीर दोनों रहते हैं, तो मिलके रहते हैं, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का उत्तरी आयरलैंड में तो संघर्ष हुआ, लेकिन नीदरलैंड में नहीं। As a result, Catholics and Protestants have had conflicts in Northern Ireland, but not in the Netherlands. देश चाहे छोटा हो या बड़ा, अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन तो विद्यमान होंगे ही,
ठीक है, भारत कई समुदायों वाला एक बड़ा देश है, जबकि बेल्जियम कई समुदायों वाला एक छोटा देश है। एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप। सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज वेदर द कंट्री इज स्मॉल और बिग। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद इन many communities and Belgium is a small country with many communities। कभी अत्यधिक सजातीय जर्मनी और स्वीडन पर तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग भी वहां से बसने के लिए आ रहे हैं। जर्मनी एंड स्वीडन ये दो ऐसे देश हैं जहां वही लोग रहते थे जो वहां बसने वाले थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, वंस हाईली होमोजीनस। होमोजीनस क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वजातीय। होमोजीनस, ठीक है ना, सजातीय। सजातीय क्या होता है, एक जगह रहने वाले एक कम्युनिटी के लोग होमोजीनस कहलाते हैं, ठीक है ना। एक जगह पर रहने वाले एक कम्युनिटी के लोग होमोजीनस या सजातीय कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये टर्म पूछे जा सकते हैं खास करके छोटे क्वेश्चंस में, तो ये टर्म्स आपको साथ साथ में प्रिपेयर करके चलने हैं। Germany and Sweden, once highly homogeneous, are undergoing rapid changes as other people are coming to settle there। अब वहां भी ये हो रहा है, वहां पहले जर्मनी में सिर्फ जर्मन लोग रहते थे, जर्मन बोलते थे और ईसाई थे, तो बस ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब वहां भी अलग अलग जाति के अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग आ रहे हैं। Migrants bring with them their own culture that try to form a different social community। In this sentence, most of the countries are multicultural। जो प्रवासी आते हैं वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेके आते हैं, जो एक अलग सामाजिक समुदाय बनाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह बहुत सारे देश जो है वो बहुसंस्कृत होते जा रहे हैं, मतलब उनमें अलग अलग कल्चर्स बसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कोई जाएगा तो कम से कम अपना संस्कृति अपने संस्कारों को तो लेके जाएगा ही, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये तो हमने सारा पढ़ा, डाइवर्सिटी क्या होती है, विविधता क्या होती है, कैसे विविधता आती है, क्या इसके 3 तरीके हैं, ओरिजिन कैसे होता है, वो सब हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के साथ इसका क्या रिश्ता है, डेमोक्रेसी के साथ इसका क्या रिश्ता है। लोकतंत्र का अर्थ है विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा। ये प्रतियोगिता किसी भी समाज को विभाजित कर सकती है। हमारे भारत में देख लो, हमारे राजस्थान में देख लो, जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, ऐसे में लोग अपने आपस में झगड़ा करते हैं, किसी एक जाति वाला जीत जाता है तो दूसरी जाति, तो ये चीजें जो है ना वो बांटने का काम करती है लोगों को। Democracy means competition among various political parties. This competition tends to divide any society। जहां कहीं भी राजनीति को सामाजिक विभाजन के साथ मिलाया जाएगा, वहां उसका परिणाम हमेशा संघर्ष, हिंसा और देश का विघटन ही होता है। Wherever politics is mixed with social division, the result is always conflict, violence and disintegration of that country। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। अब रेंज ऑफ आउटकम क्या होती है अगर ऐसा किया भी जाए तो, इसको हम पूरे विश्व के सिनेरियो में पढ़ रहे हैं। उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का क्षेत्र है और कई वर्षों से एक जातीय राजनीतिक संघर्ष का स्थल रहा है। वहां 53% विरोध करने वालों का प्रतिनिधित्व संघवादी करते हैं, जबकि 44% जो रोमन कैथोलिक है उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी दल करते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड, द रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स, हमने अभी पढ़ा ना कि वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। किंगडम हैज बीन फॉर मेनी इयर्स द साइट ऑफ एथनो-पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। The 53% Protestants were represented by Unionists, while 44 Roman Catholics were represented by nationalist parties। कैथोलिक्स ने उत्तरी आयरलैंड के आयरलैंड गणराज्य के साथ एकीकरण की मांग की, जबकि प्रोटेस्टेंट जो है ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हैं। द कैथोलिक डिमांडेड फॉर यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, while the Protestants want to remain with the UK। बहुत हिंसा हुई और आखिरकार ब्रिटेन सरकार और राष्ट्रवादियों के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए। आफ्टर ए लॉट ऑफ वायलेंस, एट लास्ट अ प्री-पीस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट। तो ये आपने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया ताकि आप समझ सके कि किस तरह अगर उसमें पॉलिटिक्स मिलाई जाए तो हिंसा को जन्म दिया जाता है। अब उससे एक विपरीत देश के बारे में बात करते हैं। और वहां पर तो एक शांति संधि हो गई और शांति होते ही क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया।
लेकिन उत्तरी आयरलैंड के विपरीत यूगोस्लाविया के जातीय राजनीतिक संघर्ष ने यूगोस्लाविया को 6 देशों के विघटन कर दिया। विघटन मतलब उसमें बांट दिया। In contrast of Northern Ireland, the ethno-political conflict in Yugoslavia brought about the disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries. लोकतंत्र में राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन की बात करते हैं और विभिन्न सामाजिक विभाजनों से अलग अलग वादे होते हैं, इसलिए सामाजिक विभाजन अधिकांश देशों में मतदान को भी प्रभावित करते हैं। देखो कई बार हम भी देखते हैं कि जो खड़े होते हैं कैंडिडेट, वो यहाँ जब मैं जीत जाऊंगा तो हमारी जाति को आरक्षण मिलेगा, ये हो, तो जब वो इस तरह की बात करते हैं तो दूसरी जाति वाले उनको वोट नहीं देते, लेकिन अगर वो जीत गए तो फिर वो अपनी जाति के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो विभाजन है, ये जो एक दूसरे के बीच में ये दरारें हैं, ये बढ़ती चली जाती है। इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज टॉक अबाउट सोशल डिविजन्स एंड मेक डिफरेंट प्रोमिसेस टू डिफरेंट सोशल डिविजन्स। देयरफॉर सोशल डिविजन्स अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज। अब 3 निर्णायक तत्व क्या होते हैं, 3 डिटरमाइनर्स क्या है, कौन सी चीजें इनको डिटरमाइन करती हैं। सबसे पहली चीज है लोगों की अपनी पहचान के बारे में धारणा, पीपल्स परसेप्शन अबाउट देयर आइडेंटिटीज। लोग अपनी पहचान के बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अपनी पहचान को एकल या सकल के रूप में देखते हैं, जबकि जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को केवल कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में समझ रहे थे, उनको एक साथ करना बहुत मुश्किल था। कई पहचानों के माध्यम से बनाया गया उनका अनुबंध बाद में जब सब कुछ शांत हुआ तो क्या हुआ, उनकी राष्ट्रीय पहचान बन गई। अब वो ब्रिटिश कहलाते हैं, अब वो यूके के कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश बेल्जियम ये महसूस करते हैं कि वो उतने ही बेल्जियम के हैं जितने डच या जर्मन है, चाहे भाषा कोई भी बोले, वो अपने आप को बेल्जियम के निवासी कहते हैं। How people receive their identities in singular or multiple terms. In singular, it becomes very difficult to accommodate as long as people in Northern Ireland so themselves as only Catholic or Protestant. Their contract through multiple identities are complementary with the national identity. For example, a majority of Belgians feels that they are as much as Belgian as they are Dutch or German. इसमें राजनीतिक नेताओं की क्या भूमिका होती है। राजनीतिक नेता भी संवैधानिक ढांचे के भीतर किसी समुदाय की मांगों को उठाते हैं, ना कि किसी अन्य समुदाय की कीमत पर। उदाहरण के लिए जैसे श्रीलंका में तमिलों को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया और सिंहलों को मांग की गई कि भाई सिंहलियों के लिए सारा जो है सत्ता दी जाएगी। हाउ पॉलिटिकल लीडर्स राइज द डिमांड्स फॉर एनी कम्युनिटी विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क and not at the cost for another community. For example, the demand for only Sinhala as was the cost of Tamil community in the Sri Lanka. तो ये बहुत गलत हुआ। तो इसमें राजनीतिक नेताओं की भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन क्या बनता है इसे, क्वेश्चन ये बनता है कि जो डाइवर्सिटी होती है, जो विविधता होती है, उसमें राजनीति, उसमें लोकतंत्र की भूमिका के निर्णायक तत्व कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द मेन डिटरमाइनर्स ऑफ द डेमोक्रेसी इन द डाइवर्सिटी। तो फर्स्ट इज पीपल्स परसेप्शन अबाउट देयर आइडेंटिटीज, लोगों के अपनी पहचान के बारे में धारणा। दूसरा होता है राजनीतिक नेताओं की भूमिका और तीसरा होता है सरकार का रवैया कैसा है। सरकार विभिन्न समूहों की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। शासक सत्ता साझा करने और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को समायोजित करने के इच्छुक हैं और इससे कई बार क्या होता है, सामाजिक विभाजन देश के लिए कम खतरनाक हो जाता है। जैसे भारत में अल्पसंख्यकों की बातों को हमेशा सुना जाता है, कभी भी बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों पर जो है अपना कब्जा करने की कोशिश नहीं की, तो भारत में सब कुछ शांति से चल रहा है। लेकिन श्रीलंका में इससे उल्टा हुआ, जो अल्पसंख्यक है उनको दबाने की कोशिश की गई, कोई मांगे नहीं मानी गई, तो वहां जो है हिंसक सिविल वॉर हो गया था, गृह युद्ध छिड़ गया था। How the government reacts to demands of different groups at the rulers were willing to share power and accommodate the responsible demands of minority community. Social divisions become less threatening for the country. अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा इससे क्या निष्कर्ष निकला। सबसे पहले लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति बहुत सामान्य, बहुत नॉर्मल चीज है कि जहां डेमोक्रेसी है वहां डाइवर्सिटी तो होगी ही और स्वस्थ हो सकती है, ये बहुत अच्छी भी हो सकती है।
ये विभिन्न वंचित सामाजिक समूहों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने की अनुमति देता है। लोकतंत्र ही है जो डेमोक्रेसी ही है जो हर एक को अपनी बात रखने की जो है अनुमति देता है। इन ए डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन इज वेरी नॉर्मल and can be healthy. It allows various disadvantaged social groups to express their grievance. विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है किसी सरकार, किसी नेता, किसी संस्था के लिए उस डाइवर्सिटी को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, आप देखते हैं ना क्लास में टीचर को कितनी दिक्कत आती है अलग अलग तरह के बच्चों के साथ अलग अलग डील करने में। तो सोचो जब एक क्लास में इतनी दिक्कत आती है तो पूरी कंट्री के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव रवैया बहुत जरूरी है अपनाया जाना। A positive attitude towards diversity is not an easy task, ये भी हमने समझा। और साथ ही साथ जो लोग वंचित और भेदभाव महसूस करते हैं उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ता है। आमतौर पर वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखते हैं। वो लोकतांत्रिक मार्ग का अनुसरण करते हैं और चुनावों के माध्यम से अपने प्रभाव को हासिल करने का प्रयास करते हैं। People who feel deprived and discriminated have to fight against the injustice. Generally, they put their demands in the peaceful and constitutional manner. They follow a democratic path and try to gain influence through elections. ठीक है, कभी कभी सामाजिक मतभेद, सामाजिक और अन्याय को स्वीकार्य स्तर पर ले जाते हैं। कई बार ये मान लेते हैं लोग कि ये जो मतभेद हो रहा है या ये जो असमानताएं हैं, ये जो भेदभाव है, ये सही है। ठीक है ना, कई बार मान लेते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। लेकिन समानता के में ऐसे के खिलाफ कभी कभी संघर्ष, हिंसा का रास्ता भी अपना लेते हैं। Sometimes social differences can take the form of an acceptable level of social and injustice. The struggle against such an inequality is sometimes take the path of violence. हिंसा के रास्ते को किसी भी आधार पर उचित नहीं माना जा सकता, लेकिन लोकतंत्र मान्यता और विविधता के समायोजन के लिए लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। The path of violence cannot be justified on any grounds. However, democracy is the best way to fight for recognition and also accommodation of डाइवर्सिटी। तो लोकतंत्र से बेहतर तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, हाफ ईयरली में एग्जिस्ट कर रहा है। और तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह डाइवर्सिटी हमारे समाज का एक बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं इंडिस्पेंसेबल हिस्सा है, बिल्कुल अभिन्न हिस्सा है। और हमें उस डाइवर्सिटी को, उस जो असमानताएं हैं उनको साथ में लेके चलना होता है, विविधताओं को साथ में लेके चलना होता है, और किस तरह से लोकतंत्र उसके लिए काम करता है। अब हम जल्दी ही मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ, रेगुलर मिलेंगे, और आपकी हाफ ईयरली के लिए भी काफी कुछ मैटर हम लेके आ रहे हैं। तो वेट कीजिए, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।